हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो में। घर अब सिर्फ रहने की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाले समय में सबसे बड़ी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बनता जा रहा है। टियर 1 सिटीज के बाद अब टियर 2 सिटीज का दौर शुरू हो रहा है, जहां पर पहले लोग सिर्फ दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम की बात किया करते थे, वहीं अब इन्वेस्टर्स लखनऊ, देहरादून, वृंदावन और उत्तराखंड के कई शहरों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और इन सभी अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं गौरव मावी जी, को फाउंडर BOP.in, जिनसे जानेंगे कि आने वाले 5 सालों में भारत का रियल एस्टेट मार्केट किस दिशा में जाएगा और किन शहरों में निवेश सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है, और रियल एस्टेट से जुड़े कई सवालों के जवाब भी इनसे पूछेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके गौरव सर, जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो अभी के सिनेरियो में देखें तो टायर 1 सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या जितने भी टायर 1 सिटीज हैं, उनका एक लेवल पर सैचुरेशन आ गया, मतलब ओवर क्राउडेड ये सिटीज हो गई हैं। तो इन्वेस्टर भी अब चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे तो लॉन्ग टाइम के लिए करे, जिसके लिए अब टियर 2 सिटीज जो हैं वो इन्वेस्टर्स की नेक्स्ट चॉइस बनती हुई जा रही हैं। तो टियर 2 सिटीज के बारे में मैं चाहती हूँ आज हमें बताएं कि इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सी सिटीज है जहां पर आने वाले टाइम में उन्हें ग्रोथ दिख सकती है। देखिए, जब आप मेट्रोज की बात करते हैं तो मेट्रोज में मैं ये नहीं कहूँगा कि सैचुरेशन है, बट अगर आप मेरे से पूछें तो ग्रोथ जो है वो उतनी नहीं मिलेगी जितनी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं टियर 2 सिटीज के से। बिकॉज टियर 1 सिटीज जो मेन मेट्रोज हैं वहाँ क्या है कि ऑलरेडी जो ग्रोथ है वो पिछले 5-10 सालों में बहुत हो चुकी है। तो जो समय है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज का समय है। और अगर आप मेन लोकेशंस की बात करें तो वृंदावन एक ऐसी लोकेशन है जो बहुत अच्छी इमर्ज होके आ रही है, जहां बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारे डेवलपर्स अपनी रुचि अब वृंदावन शहर में दे रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम जो नेशनल लेवल के डेवलपर्स हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट वहां स्टार्ट करे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो एक डिवोशनल पुल भी वृंदावन में है जो कि उस शहर को फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा एक एरिया बनाता है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्विक आंसर मैं आपसे चाहूंगी कि क्या इसका रीजन सिर्फ डिवोशन या इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है, या प्रॉक्सिमिटी भी एक इसका रीजन है? देखिए, वृंदावन जो है वो सिर्फ 2 घंटे है दिल्ली से जी। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोर्स है, बट उसके आसपास जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, बिकॉज 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है यूपी गवर्नमेंट खाली वृंदावन के अंदर। जिसके अंदर कॉरिडोर बन रहा है। जिसको अभी क्या है, आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में जो दर्शन है वो बड़े अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है, जिसकी वजह से काफी लोग परेशानी, हाँ जी, chaotic सिचुएशन हो जाती है, और जिसकी वजह से कई लोग चाहते तो हैं वहां जाना, लेकिन अपने परिवार के साथ वो थोड़ा सा रुक जाते हैं कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, लेडीज वगैरह वहां जाती हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, धक्का मुक्की हो रही होती है, जिसकी वजह से वहां लोग अभी इतना जाना नहीं अभी पसंद करते, लेकिन चाहते बहुत है दिल से। तो कॉरिडोर बन रहा है जिसके अंदर आप माने कि 10 से 15 हजार डिवोटीज एक ही समय पे दर्शन कर पाएंगे बाके बिहारी जी के। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। प्लस ये जो नोएडा एयरपोर्ट जो 15 जून से चालू हो रहा है, उसके ओपन होने के बाद बहुत ज्यादा वहां हमें फुटफॉल ग्रोथ लग रही है कि वो इंक्रीज होगी। बिकॉज आज के टाइम पे ना ही सिर्फ लोकल डिवोटीज हैं, बट बहुत सारे NRIs और फॉरेनर्स भी हैं जो अपनी आस्था बाके बिहारी जी ठाकुर जी में रखते हैं, और वो चाहते हैं कि वहां वो दर्शन करें। तो ये जो जितनी भी डेवलपमेंट है, प्लस जो कनेक्टिविटी बन रही है वृंदावन के लिए, जो वहां बड़े बड़े पार्क्स बन रहे हैं, वन ऑफ एशियाज बिगेस्ट पार्क्स आर कमिंग अप देयर, यमुना रिवर के अराउंड जो डेवलपमेंट हो रही है, तो दिस विल बिकम अ डेस्टिनेशन ऑन इट्स ओन, जो टूरिज्म भी बहुत बढ़ाएगा। तो जब जहां जितने ज्यादा लोग आएंगे वहां उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, और उतनी ज्यादा वहां रियल एस्टेट जो है वो प्राइसेस इंक्रीज। आपने बताया कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पाइपलाइन में है, लेकिन ऑलरेडी हम देखते हैं कि टियर 2 सिटीज में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है।
अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां जो सिर्फ मेट्रो सिटीज में नजर आती थी, लेकिन अब वो टीयर 2 सिटीज में भी लोगों के पास हैं। और अगर देखें तो चाहे वो लैंड हो, चाहे वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स या रेंटल इनकम के लिए भी लोग वहां पर इन्वेस्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बूम जो है वो एकदम से कैसे आ रहा है? देखिए, इसमें मैं एकदम से नहीं कहूंगा। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में पहले भी पैसा था, आज भी पैसा है। आज आप एक चीज समझिए, जितने भी लोग मेट्रोज में रहते हैं उन्हें वीकेंड पे बाहर जाना है, जी जी, उन्हें बाहर खाना खाना है, उन्हें घूमना है जी। तो उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो एज कंपेयर टू टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से बहुत ज्यादा है। जी। तो वहां क्या है, जब खर्चे कम हो जाते हैं तो आपकी सेविंग बढ़ जाती है। अब लेटली क्या है, अभी मोदी जी ने भी एक संबोधन करा था देश को, जिसमें कहा था कि गोल्ड और फॉरेन ट्रैवल जो है उस पे थोड़ी सी लिमिट लाएं। तो अब क्या है, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारा रुझान जो है वो रियल एस्टेट की तरफ जा चुका है। ना ही सिर्फ इस वजह से, बट ऑल्सो इन लोगों ने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में 5 साल में जो ग्रोथ देखा है, तो उन्हें ये समझ आ गया कि गोल्ड में इतना पैसा नहीं बढ़ता जितना कि रियल एस्टेट में बढ़ता है। तो उनकी रुचि जो है वो रियल एस्टेट में आ गई है। और इनफैक्ट मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमें इन शहर के लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपनी सेविंग को पहले इन्वेस्ट करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज में जिसके अंदर इनकी पैसिव इनकम बन जाए। रेंटल वाली प्रॉपर्टी, जी, रेंटल वाली प्रॉपर्टीज बनाते हैं, कोई स्टूडियोज खरीद लेते हैं, कोई दुकानों में इन्वेस्ट कर देते हैं। वहां से फिर जब इनका इनकम, पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है, उस पैसिव इनकम से फिर ये एंजॉय करते हैं अपने लाइफस्टाइल पे। जबकि जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं वो पैसे को पहले ही लाइफस्टाइल में खर्च कर देते हैं और फिर उनके पास कुछ ज्यादा बचता नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई थिंक हमें यहां से एक इंडिकेशन लेना चाहिए कि पहले हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर उससे जो हमारे को रिटर्न आ रही है उसे हमने अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, रेदर डूइंग इट अदरवाइज। बिल्कुल, टीयर 2 सिटीज की बात आपने की, जिस तरीके से वृंदावन है, जैसे ही देहरादून और ऋषिकेश है, हरिद्वार है, मथुरा, वृंदावन, आने वाले कितने टाइम में आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट हब बन के उभर जाएंगे जैसे कि आज की बड़ी सिटीज है? और दूसरी बात ये कि हरिद्वार में HRDA के साथ एक सरकारी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में भी हम चाहते हैं कि क्या वहां इन्वेस्टर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है? हरिद्वार में HRDA एक अथॉरिटी है, हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आज नहीं, जो बहुत टाइम से हरिद्वार की डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हमारा एक सौभाग्य है कि वी आर एसोसिएटेड विद देम। HRDA के हम कंसल्टेंट हैं। तो जो भी वो प्रॉपर्टीज लाते हैं, अभी भी उनके पास आपकी ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर कई सारी इन्होंने प्लॉट्स ऑफर करे हुए हैं और रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स भी हैं HRDA के, जो सरकारी हैं। तो जो बहुत ही अच्छे प्राइजेस में आपको मिल जाते हैं, तो वो हम सेल कर रहे हैं इंटेंडेड बायर्स को। और दूसरा क्या है कि हरिद्वार में अभी अर्धकुंभ भी 2027 जनवरी में आ रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोग वहां जाएंगे कुंभ में। तो उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ लोगों को अगले 2 साल में देखने को मिलेगा। बट अगर आप इन सारे शहरों को कंपेयर करने के लिए कहते हैं, तो मेरा जो बेट है वो वृंदावन में है। बिकॉज वृंदावन में ना ऑलरेडी डेवलपमेंट का जो स्केल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब आज के टाइम पे आप ये लगाइए कि यूपी गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो वृंदावन पे इस तरीके से है, और जिस तरीके से जो काम चल रहा है और बढ़ रहा है, जो कॉरिडोर बन रहा है, जो कनेक्टिविटी बन रही है, वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जितनी भी ये शहर हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी इन नियर फ्यूचर, वो हमें वृंदावन से मिलेगी। जी, वृंदावन के अलावा अगर बात करें तो ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी, कौन कौन से वो मेन टारगेट सिटीज हैं या टारगेट शहर हैं जिनमें आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए, वेस्टर्न यूपी जो है वो एक अलग ही लेवल पे डेवलप हो रहा है। आज आप एक्सप्रेसवेज की बात करें तो आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो चुका है। तो पूरा आपको मेरठ, पूरी बेल्ट और सारा आगे हरिद्वार, देहरादून, सहारनपुर, ये सारी कनेक्टिविटी जो है वो दिल्ली से बहुत अच्छी हो चुकी है। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है।
ईस्टर्न एक्सप्रेसवे आपका ऑपरेशनल है। जी। फिर आपका सेंट्रल यूपी में कनेक्ट करने के लिए लखनऊ एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है। तो जो एक्सप्रेसवे का जो पूरा जो वेब है वो एक वेस्टर्न यूपी को एक अलग ही स्केल पे ले जाता है। ओके। तो जितनी भी सिटीज वेस्टर्न यूपी में है जो कि 1 से 1.5 घंटे फ्रॉम दिल्ली हैं, वहां मेरठ हो गया आपका, फिर आगरा हो गया, वृंदावन हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ये सारे जो शहर हैं, ये सारे शहरों में डेवलपमेंट बहुत ही तेज पेस से हो रही है बिकॉज ऑफ दीज एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से यहाँ ग्रोथ बहुत होना है। बिल्कुल। और ईस्टर्न यूपी की भी बात कर लेते हैं। ईस्टर्न यूपी में कौन कौन से ईस्टर्न यूपी में आपका इलाहाबाद में बहुत डेवलपमेंट हुई है, वो भी डिवोशनल एक बिलीफ लोगों की है, जिसकी वजह से वहां भी बहुत ग्रोथ हुआ है। प्रयागराज तो वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जो प्राइजेस एप्रिसिएशन जो होना था वो हो चुका है वहां। अभी वी आर लेट गोइंग देयर। प्रयागराज जो है वो ऑलरेडी एप्रिशिएट हो चुका है। ये जो शहर है, ये शहर अभी जो वेस्टर्न यूपी में है, ये अभी उस लेवल पे है कि आज अगर आप एंटर करते हैं तो आप अच्छा इसमें रिटर्न पा सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कनेक्टिविटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है अप्रिसिएशन के लिए। कनेक्टिविटी खाली एक चीज नहीं है, समय की हमारे पास कमी होती है तो हम 1-2 पॉइंट बोल पाते हैं, बट अगर आप मेरे से पूछे तो एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज है। इस देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो नोएडा में आ रहा है। उस एयरपोर्ट की वजह से ही इतनी डेवलपमेंट आनी है। और ये एयरपोर्ट खाली एयरपोर्ट नहीं है, इस एयरपोर्ट में लॉजिस्टिकल पार्क की वो भी है कनेक्टिविटी, जिससे क्या है कि आपका ये लॉजिस्टिकल हब बन जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया का। फिर आपका उसके अलावा एमआरओ है। तो एमआरओ क्या है कि जितने भी प्लेन्स होते हैं इनको मैकेनिकल और रिपेयर और सर्विसिंग करने के लिए इंडिया में दिस एयरपोर्ट विल बी द फर्स्ट बिग फुल स्केल एमआरओ एयरपोर्ट। तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली जो हैं, ये बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे वेयर हाउसिंग को इस एरिया में लाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ग्रोथ और बहुत बढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज की, जो कि आज के जमाने में तो कुछ लोग फर्स्ट होम है वही बहुत मुश्किल से बना पाते हैं, लेकिन समहाउ थोड़ा सा वो इन्वेस्टमेंट या लोन वगैरह करके वो सेकंड होम भी खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। क्या ये एक वाइज डिसीजन है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कि वो एक सेकंड होम के बारे में एज एन इन्वेस्टमेंट सोचते हैं? सेकंड होम को अगर आप सेकंड होम ना कहें तो आप ये कहें कि अगर मैंने अपने जीवन में अपने लिए एक प्रॉपर्टी बना ली जिसमें मैं रह रहा हूं और अब मेरे को फर्दर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो वो हो गई सेकंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। सो सेकंड होम नहीं कहूंगा मैं उसे कहूंगा कि सेकंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग कर रहे हैं। क्यों वो करनी चाहिए? वो एब्सोल्युटली करनी चाहिए, बिकॉज उससे क्या है, एक तो आपको आपका एक पैसिव इनकम स्ट्रीम खुल जाती है। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये आपकी एक इंश्योरेंस की तरह एक्ट करती है। आज भगवान ना करे कल को आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है या आपकी जॉब में कुछ प्लस माइनस है, तो अगर आपने ऐसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऑलरेडी, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अप्रिशिएट करती है और फिर आप उसे लिक्विडेट करके आप अपना समय पे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसके अलावा कई सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, कि उससे आपकी पैसिव इनकम भी बहुत इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन लगते हैं, मेहनत करते हैं, बट एक आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है जो ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है। और रिलीफ है कि बाय द चांस कहीं प्लस माइनस जॉब में हो जाता है तो यू एटलीस्ट हैव इनकम। उसके अलावा प्लस आपको एक एडिशनल इनकम मिल रही है, तो आप समझिए कि घर का खर्चा ही अगर फ्री हो जाता है उस इन्वेस्टमेंट से, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। तो ऑफ कोर्स करनी चाहिए, बट ओवर लेवरेज नहीं करना चाहिए। जितना आपके पास है, जितना फंड आपके पास अवेलेबल है, उस फंड के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। I was coming on that because जैसे आपने डिस्कस किया कि मोदी जी ने बोला कि अब गोल्ड में इन्वेस्ट मत करिए और इस वजह से रियल एस्टेट में बूम आया है जी। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का 2 लाख 5 लाख इतना ही कोई मिडिल क्लास का आदमी सोचता है, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का बजट जो है बढ़ जाता है। मिनिमम कितने बजट में किसी को अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो कितने बजट में वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है? और दूसरी बात की करंट सिनेरियो में देखें तो अब की जो जनरेशन है जो वाकई इन्वेस्ट करना चाहती है, तो किस तरीके से आप देखते हैं उनको कि कैसी प्रॉपर्टीज में उन्हें फोकस करना चाहिए?
देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में ऑफ कोर्स 5-7-10 लाख रुपए में स्टार्ट नहीं होती है। हाँ। एटलीस्ट आपके पास जो रेंज है वो 30 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। हम्म। और ये जो मैं 30-40-50 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ये भी मैं या तो आप दुकान में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप तो छोटे स्टूडियो में इन्वेस्ट कर सकते हाँ। हैं। इन दोनों चीजों में आपकी रेंटल इनकम आती है। हम्म। बट इसके साथ साथ क्या होता है, एक एडिशनल जो चीज आपको मिलती है जो कि लोन में नहीं, उसमें आपको गोल्ड में नहीं मिलती है, वो है लोन अवेलेबिलिटी। ओके। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जरूरी नहीं है आपके पास 100% वो पैसा होना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। अगर अगर 25-30% ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है हम्म। और आपको लगता है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईएमआईज में वो पैसा दे सकते हैं, हम्म। तो उस तरीके से आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आज के टाइम पे, जहां आपका जो इंटरनल आज इमीडिएट इनफ्लो है हम्म। वो 5-6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ओके। फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं। हम्म। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंस्टॉलमेंट्स भी खत्म हो जाती हैं और आपका हम्म। एक बहुत अच्छा एसेट बन जाता है। जी, चलिए ये तो बात रही मिडिल क्लास वालों की। अब अगर किसी को लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है जी। तो कहाँ इन्वेस्ट करने का सजेशन आप देते हैं? लग्जरी प्रॉपर्टी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या है कि उसे एक ऐसे शहर में जाना होता है जहां हर चीज अवेलेबल है, जहां पूरा इकोसिस्टम आज डेवलप्ड है, जी। जहां आज आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जहां आपको टॉप स्पेसिफिकेशन, टॉप एमिनिटीज, टॉप लोकेशन चाहिए, जहां आपका एड्रेस अपने आप में बोलना चाहिए, जहां की कंस्ट्रक्शन बहुत A1 होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आज के टाइम पे आपको नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पे मिलती हैं, जहां की कई सारे बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं और वो जो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और जो लाइफस्टाइल अपग्रेड आपको मिलता है उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके, वो आपको बेस्ट सिनेरियो में नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पे मिलता है। तो वो एक ऐसी जगह है जहां अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको इन दोनों जगहों को कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल। वृंदावन की आपने बात की थी, बड़ा एम्फसाइज किया था। क्या वृंदावन या अयोध्या ऐसी जो टायर 2 सिटीज हैं, जो डिवोशनल फैक्टर है, क्या वो सफिशिएंट है और क्या लगता है कि ये यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो वो इन्वेस्टर के लिए गोल्ड माइन साबित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए खाली ये जो शहर है ना, ये शहर में डिवोशनल पावर तो है ही और वो सबसे बड़ी पावर है आज के टाइम पे। हमारे देश में जो भक्ति है वो कम नहीं बढ़ी रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज आप यूथ देखें तो यूथ का बहुत ज्यादा रुझान है पूजा की तरफ और इन सारी चीजों में। आज मेरा बेटा है, वो हर 15 दिन में वृंदावन जाना चाहता है। तो वो जो यूथ के साथ जो ये डिवोशनल सिनेरियो आ रहा है और ये जो वापस पहले भाग दौड़ में आदमी रहता था और अब वापस आदमी का ये फोकस हो गया है कि भैया अब थोड़ा पूजा पाठ भी जरूरी है, थोड़ा भगवान को भी पूजना जरूरी है और उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो उसके साथ ये डिवोशनल जो पावर है ना, इसे अभी हम अंडरमाइन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी पावर है, ये एक ऐसी पावर है कि इसमें टूरिज्म ही इतना बढ़ जाता है। तो इन चीजों की वजह से आप देखिए जो भी ग्रोथ है, अगर प्रयागराज की बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में देखिए आप जो प्रॉपर्टी प्राइजेस है पिछले 5 सालों में कहां से कहां चले गए हैं। इसी तरीके से अब आप वृंदावन में देखेंगे कि अगले 3 सालों में आप कम से कम डबल द प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ वो वाकई तारीफ काबिल है। वाह, नाइस। तो रियल एस्टेट की बात करते हैं, बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं और रियल एस्टेट ने बहुत एड ऑन किया है हमारे देश के इकोनॉमी को। आने वाले 5 साल में हम देखें तो रियल एस्टेट का किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आप इंडियन इकोनॉमी पर देखते हैं? देखिए, रियल एस्टेट जो है ना वो बहुत ज्यादा जॉब्स देता है इस देश में। अगर आप बात करें तो नंबर 2 जॉब क्रिएटर है कंट्री का रियल एस्टेट। बिकॉज रियल एस्टेट खाली ऐसा नहीं है कि आपने बिल्डिंग बना दी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आते हैं, आप मार्केट्स भी बनाते हैं, आप होटल्स भी बनाते हैं, आप IT ऑफिसेज भी बनाते हैं। तो जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत मेजर है रियल एस्टेट कैटेगरी में। तो पहले भी, अब भी और फ्यूचर में भी आप ये लगाइए कि जो रियल एस्टेट है उसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देता है। बिकॉज एक तो आपकी जॉब देता है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसके अलावा
कई सारी इंडस्ट्रीज जो है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आती हैं, अपना सेटअप करती हैं। बहुत सारी कंपनीज बाहर से, विदेशों से आती हैं आज के टाइम पे हमारे देश में अपना प्लांट लगाने के लिए और अपनी यूनिट लगाने के लिए। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो हमारे देश में है वो मेजरली डिपेंडेंट जो है वो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी है। जी बिल्कुल, और ये बात गवर्नमेंट भी समझती है। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या पॉलिसीज ऐसी स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट की हैं जो बाकी रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट दे रही हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, जो उनका विजन होता है किसी भी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, वो सबसे पहले ये है। अगर आप देखें, अब यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट का विजन रहा कि उन्होंने नोएडा एयरपोर्ट का सोचा और उन्होंने फिल्म सिटी आ रही है, फिर अभी आपका सिंगापुर से और जापान से टाई अप हुआ है टू मेक स्मॉल सिटीज फॉर देम ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये गवर्नमेंट के विजन के साथ आते हैं। तो जब गवर्नमेंट का विजन आ जाता है और उस विजन पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी है वो दौड़ने लग जाती है। ओके, आपने सर बात की थी कनेक्टिविटी की, हम बात करते हैं, एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं, अभी एयरपोर्ट की भी आपने बात की थी और मेट्रो प्रोजेक्ट भी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से एक इन्वेस्टर इन फैक्टर्स को पहचान सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ ये डेवलपमेंट हो सकती है एंड दिस कैन बी अ हॉट पॉइंट टू सेल? जैसा मैंने आपको बताया, विजन गवर्नमेंट का विजन होता है, तो गवर्नमेंट जिस तरीके की डेवलपमेंट जिस जगह करना चाह रहा है, जो उसका विजन है, सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करें और फिर उस विजन से जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस पर अपनी नजर रखें। और जब आपने देख लिया कि विजन के हिसाब से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो मेरे को ये लगता है कि किसी भी इन्वेस्टर को उस टाइम पे फिर वॉच से इन्वेस्ट में आना चाहिए। उन्होंने देख लिया कि गवर्नमेंट जो है उसका एक विजन है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट का विजन आया कि इस बेल्ट में हमारे को एयरपोर्ट लाना है, इस बेल्ट के अंदर हमारे को, जैसे दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है जो इस देश के सबसे बड़े पोर्ट से नोएडा को कनेक्ट करता है बाय ट्रेन। फिर आपके एक्सप्रेसवे, ये ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हो गए, यमुना एक्सप्रेसवे हो गए, मेरठ एक्सप्रेसवे हो गए, ये सारे डेवलप। तो विजन जो था वो एक कोर एरिया पे था कि यमुना एक्सप्रेसवे वाला जो एरिया है उस एरिया को डेवलप करना है। उस विजन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो जिस आदमी ने सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर लिया और उसने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी इस एरिया में, वो सबसे ज्यादा फायदे में रहा है। तो किसी भी इन्वेस्टर को सिर्फ ये दो चीजें देखनी चाहिए कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट का विजन क्या है और उस विजन में फिर क्या इनिशिएशन हो रहा है और क्या उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया सो देन इट इज अ गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन दैट एरिया। ओके, यहाँ मैं चाहूंगी एक छोटा सा टिप आप इन्वेस्टर्स को दे दें जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टाई अप के साथ आ रहे हैं जिन पर इन्वेस्टर्स को अभी से नजर रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे हो गया जो कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ रही है वहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पे। अभी लोगों को लगता है कि अभी सब कुछ हो गया, वहाँ सारी कनेक्टिविटी आ गई, बट अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी प्लान में हैं, जो अप्रूव्ड हो चुकी हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, बट अभी वो डेवलपमेंट फेज में है, जिनके बनने के बाद चीजें यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत ही मुश्किल होंगी खरीदनी। तो आज के टाइम पे यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत अच्छा एक कोर एरिया है। उसके अलावा अगर आप वृंदावन की बात करें तो वृंदावन एक छोटा सा शहर है। वृंदावन के अंदर जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ती है तो वो शहर बढ़ना नहीं है, वो उतना ही शहर रहना है। तो वहां जो लैंड प्राइजेस हैं, वहां जो प्रॉपर्टी प्राइजेस हैं, वो मल्टीफोल्ड बढ़ेंगे बिकॉज उसमें टूरिज्म भी बढ़ेगा, उसमें कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, उसके अंदर कई सारे होटल्स आने लगे हैं। आज के टाइम पे आप लगाइए 3 होटल्स थे, अब आज के टाइम पे 15 से ऊपर होटल आज एज ऑफ टुडे अंडर कंस्ट्रक्शन है वृंदावन में, 5 स्टार होटल्स। तो सोचिए जब 3 होटल जो इतने सालों से थे और अगले 1 साल के अंदर 15 होटल अगर ऑपरेशनल होने वाले हैं, तो आप सोचिए किस ग्रोथ सिनेरियो पे वृंदावन जाने वाला है। तो वो एक एरिया है जहां आप डेवलपमेंट या जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। गौरव जी, बहुत सारे लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि जस्ट माइंड मेकअप कर रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, जो फर्स्ट टाइम बायर्स है। तो एज एन एक्सपर्ट आप ऐसे फर्स्ट टाइम बायर्स को क्या टिप देंगे कि ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी चाहिए?
देखिए, फर्स्ट टाइम बायर को सबसे पहले तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी सिर्फ आप इसलिए ना खरीदें कि आपने एक ऐड देखा है उसका और आपका मन कर गया प्रॉपर्टी खरीदने का। ये आपकी मेहनत की कमाई है। तो उस कमाई को लगाने से पहले समय लगाएं और अपने लिए एक राइट कंसल्टेंट पहले अपॉइंट करें, क्योंकि जो आपको दिखता है वो रियल होना जरूरी नहीं है। जो आपको दिखता है वो आपको दिखाया जाता है, दिखता नहीं है। तो जो आपको दिखाया जाता है उस पर यकीन ना करें, ये प्रोफेशनल्स पे छोड़े। और अच्छा, एक अगर आपने कंसल्टेंट ले लिया और उसके साथ आपने अपने पॉइंट्स डिस्कस करे, तो उससे क्या है कि 99% टाइम्स क्या होता है कि आदमी अपना हाथ जला लेता है गलत इन्वेस्टमेंट करके, और वो गलत इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना फिर वो रियल एस्टेट से दूर हो जाता है। वो कहता है कि यार अब मेरे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि मैंने नुकसान कर दिया। तो वो नुकसान ना करने के लिए आदमी को सबसे पहले तो एक राइट कंसल्टेंट लेना चाहिए और फिर उस कंसल्टेंट से डिस्कस करना चाहिए कि उसे कहाँ उसका इंटरेस्ट है, किस जगह पे उसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, किस टाइप की प्रॉपर्टी खरीदनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट आज करनी है, किस तरीके से हम उसे स्ट्रक्चरल तरीके से उसकी पेमेंट्स जो हैं वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे स्प्रेड कर सके। तो ये सारी चीजें जो हैं कलेक्टिवली, क्या जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, क्या उस प्रॉपर्टी के राइट लाइसेंसेस अवेलेबल हैं, क्या वो रेरा अप्रूव्ड है, क्या उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, क्या उसका प्राइस पॉइंट, आज के जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 40% महंगी खरीद ली बिकॉज उसके ऐड हर जगह दिख रहे हैं, तो फिर आप क्या उसमें प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन लेंगे, क्योंकि आप पहले ही 40% प्रॉपर्टी हाइक पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक कंसल्टेंट रखना है जो आपको बताएगा कि ये इसका प्राइस है, इसके आसपास ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं, इन 5 प्रोजेक्ट्स का ये प्राइस है, जिससे आप अपना प्राइस पॉइंट और अपना माइंड बैकअप कर सकें और राइट इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल सही बात। और अगला क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए कि लीगल क्लियरेंस कैसे कोई पता चले, कुछ ऐसे क्या टिप्स हैं जिससे पता चले वो प्रॉपर्टी की एक्चुअल ओनरशिप पहले किसकी थी, या फिर किस तरीके से, क्या ऑथेंटिसिटी क्या है उस प्रॉपर्टी की, और जो पेपर्स है वो वेरीफाइड हैं या नहीं है, ओरिजिनल हैं या नहीं है, कैसे पता कर किया? देखिए, अगर आप प्राइमरी सेल की बात करते हैं जिसके अंदर डेवलपर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसमें तो बहुत सिंपल एक प्रोसेस है कि आप रेरा की वेबसाइट पे जाएं, रेरा की वेबसाइट में उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालें और आपको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स आपको सामने आ जाएंगी। जो डिटेल्स आपकी रेरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसे आप मैच करें, जो कि आपको ब्रोशर दिया जा रहा है, जो आपको प्लान दिए जा रहे हैं, जो आपको डिजाइन्स दिखाए जा रहे हैं, उसे आप मैच करें। अगर वो मैच हैं तो वो एब्सोल्युटली अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है और उसी प्लान के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आदमी को लगता है दुनिया खरीद रही है, भेड़ चाल है, मैं भी खरीद लेता हूँ, तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो दूर जा चुका है। बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह प्रॉपर्टी खरीदी, अटक गए और आज वो पछता रहे हैं। आज रेरा है, रेरा की वेबसाइट है, कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठे बैठे आप वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन है सारी चीजें अवेलेबल, बस आपको समय देना है। तो उस समय को देने के लिए वेबसाइट पे जाएं, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स ढंग से पढ़ें, उसकी पूरी फाइल आपको वहां अवेलेबल मिलेगी, उसे डाउनलोड करें, उसे एक एक चीज को बारीकी से देखें और फिर उसे एक्चुअल जो आपका ब्रोशर है उससे कंपेयर करें और फिर इन्वेस्ट करें। ओके। और सेकेंडरी बायर के लिए कैसे? सेकेंडरी बायर के लिए एक और ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है जिसके अंदर आपको लॉयर भी अपॉइंट करना चाहिए जो आपकी ड्यू डिलिजेंस करे उस प्रॉपर्टी के को लेके। बिकॉज होता क्या है कि कई जगह जो सेकेंडरी सिनेरियो है ना उसमें कई सारी चीजों का कॉम्प्लिकेशन रहता है जो कि एक आम आदमी के लिए समझना इतना आसान नहीं है। आज आपने किसी को पैसे दे दिए, आज आपने कहा कि 3 महीने बाद मेरे को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, 3 महीने बाद आदमी ने कहा मेरे को नहीं करनी, मेरी डिस्प्यूट हो गया मेरे ब्रदर के साथ, मैं नहीं बेच रहा। तो उसमें क्या है कि आपको डे वन ही एक लॉयर को अपॉइंट करना चाहिए या फिर एक अच्छा कंसल्टेंट रखना चाहिए जो मजबूत हो, जो दोनों पार्टियों को जानता हो, जिसके कंट्रोल में दोनों पार्टीज हो। बिकॉज कई सारे लोग ऐसी ट्रांजैक्शंस में भी अटकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप प्राइमरी पे स्टिक रह सकें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, वो और ज्यादा इजी है। जैसे सेकेंडरी के अंदर अगर आप किसी आदमी से आप डील कर रहे हैं तो वहां रेरा का कोई लेना देना नहीं, वहां कोई पैरामीटर्स वैसे हैं नहीं। इट इज अ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डीलिंग जिसके अंदर फिर आपको लीगल हेल्प लेनी पड़ेगी जो लॉयर्स आपको दे सकते हैं। जी। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छी बात की थी कि आप
को वही दिखता है जो आपको दिखाया दिखाया जाता है। जी। तो ऐसे फेक प्रोमिसेस या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से कोई इन्वेस्टर या फर्स्ट टाइम बायर अपने आप को कैसे सेव कर सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फेक प्रोमिसेस हैं। आज हर किसी का पूरा 100% उसका आप ये मानिए कि उसका हक है या उसके पास राइट्स हैं कि वो अपनी जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन्हें ज्यादा वो पुश करे। वो फेक नहीं है, मैं उसे फेक नहीं कह रहा। मैं बट ये कह रहा हूं कि जो वो दिखाया जा रहा है बस वो सारे आंसर्स, क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। वो सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जो वो दिखा सकते हैं। उसमें से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको चाहिए और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को कोई नहीं दिखा रहा। तो आपने देखा एक अच्छा सा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फसाड दिखा दिया आपको कि ये सुंदर सा फसाड है। ठीक है। अब उस फसाड के अंदर क्या एमिनिटीज आ रही हैं? हाँ। जो आपको घर का प्लान दिखा रहे हैं उस घर के प्लान के अंदर कितनी लोडिंग है? जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या मटेरियल यूज करा जा रहा है? जो लोकेशन है उस लोकेशन में कितनी वाइड रोड्स हैं जो आपको मेन रोड से कनेक्ट कर रही हैं? कितनी पार्किंग है? आपको इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के लिए क्या वहां पॉइंट है? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो होता क्या है, आप हर रोज प्रॉपर्टी खरीदते नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको क्या है ना, कंसल्टेंट को पता है, उसके पास 1000 क्वेश्चंस हैं जो पहले ही डेवलपर से पूछता है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। तो उसके पास वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे और वो फिर आपको ये भी गाइड करेगा कि ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं पूछा लेकिन ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जी जी, खाली देख के, क्योंकि वो तो आपको अपने गुड पॉइंट्स दिखाएगा ना हर कोई, अब वो गलत नहीं है, वो तो उनका हक है अपने गुड पॉइंट्स के बारे में बात करना, लेकिन जो उनके नॉट सो गुड पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी तो चर्चा करनी जरूरी है। इसी के लिए एक्सपर्ट की एडवाइस बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, और इसीलिए हम आपसे बातचीत करते हैं ताकि जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम व्हाटएवर, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माध्यम से क्लियर हो जाएं। और ये भी मैं जानना चाहूंगी, BOP.in की अगर बात करें तो ऑथेंटिसिटी के लिए आप जाने जाते हैं और किस तरीके से जो फर्स्ट टाइम बायर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनको एक पूरी प्रॉपर्टी जर्नी जो उनको बाय करना है या क्लियरेंस लेनी है या पूरे जैसे चेक पॉइंट्स है वो क्लियर करने, उसको BOP किस तरीके से आसान बनाती है? देखिए, आप अगर BOP के पास आते हैं और अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आते हैं तो कई सारी चीजों में हम आपको जो वैलिडेशन देते हैं, सबसे पहले तो जो भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं वो पूरा उसका हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं सबसे पहले। तो जो भी हम ऑफर कर रहे हैं आपको उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस हो रखा है, जिसमें सारा लीगल चेक है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स उसके चेक हो रखे हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद हम आपको खाली एक प्रॉपर्टी नहीं, उस प्रॉपर्टी के साथ साथ जितने भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी उस प्रॉपर्टी के साथ बाकी प्रॉपर्टीज हैं, उसका आपको ऑप्शंस देते हैं और साथ में रिकमेंड करते हैं कि ये प्रॉपर्टी अच्छी इसलिए है क्योंकि बाकी 5 प्रॉपर्टीज जो इसके साथ हैं उसमें ये नहीं है और इसमें ये है। तो आपको खाली एक प्रॉपर्टी पे डिसीजन नहीं लेना, आप 5 प्रॉपर्टियों को कंपेयर करके उस एक प्रॉपर्टी पे अपना वो डिसीजन ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि हम ये मानते हैं कि हमारा जॉब जो है वो जब शुरू होता है जब हमारा जो बायर है वो हमसे प्रॉपर्टी खरीद लेता है। हमारा एक्चुअल जॉब उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि खाली प्रॉपर्टी बेचना हमारा काम नहीं है, हमारे को प्रॉपर्टी दिलाना है और फिर हमारा काम जॉब स्टार्ट होगा कि उस प्रॉपर्टी को जो हमने दिलाई है जिसको, उसे प्रॉपर पीरियोडिकली उसे इंफॉर्मेशन भेजना, अपडेट भेजना, उसकी जितनी भी डिमांड्स आ रही हैं उन डिमांड्स पे उनके साथ खड़े रहना, उन्हें डोर टू डोर, एब्सोल्युटली डोर टू डोर सर्विस देना। बल्कि मैं तो ये कहता हूं अपने लोगों को कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दिलाई है तो उसके पूजन में आपको पार्ट रहना जरूरी है, क्योंकि वो एक सर्कल है। अगर आप प्रॉपर्टी दिला रहे हैं और जब वो प्रॉपर्टी में अपना गृह प्रवेश कर रहा है, उस गृह प्रवेश के टाइम पे अगर वो इंसान उसके साथ है जिसने उसे प्रॉपर्टी दिलाई है, दैट मीन उसने अपना जॉब जो है वो ढंग से करा है। और इसीलिए एक भरोसे वाला बॉन्ड जो है वो जी, बिकॉज वो ही अगर आपने कमा लिया तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही आपका जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा और वही आपको
और आगे कई सारे जो होम बायर्स हैं उनसे मिलवाएगा और अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करेगा। बिल्कुल, एक्चुअली। अच्छा, बात करते हैं यंग जनरेशन की, यूथ की। बहुत सारा यूथ ऐसा है जो रियल एस्टेट पे अपना करियर ढूँढने की कोशिश कर रहा है। एज़ एन एक्सपर्ट क्या सजेशन आप देंगे? क्या रियल एस्टेट में ग्रोथ है? क्या इसमें आगे बात करें अगर हम लोग, अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी हैं? और किस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं वो रियल एस्टेट में अपना एक करियर बना सकते हैं? देखिए, रियल एस्टेट में आज का जो समय है ना, वो यूथ का समय है। जी। आज जो रियल एस्टेट में यूथ कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर मैं बात करूं, तो जितना कंट्रीब्यूशन एक यूथ रियल एस्टेट को दे सकता है उतना शायद मैं भी ना दे पाऊं, बिकॉज आज के टाइम पे परचेजिंग जो है वो उसका स्टाइल डिफरेंट हो चुका है, उसकी अप्रोच डिफरेंट हो चुकी है, उनकी लाइकिंग डिफरेंट हो चुकी है। तो आज के टाइम पे जो ये यूथ है ना, उस यूथ को एक यूथ कंसल्टेंट चाहिए। तो आज अगर कोई रियल एस्टेट में आज एंटर होता है और अपने आप को वो सिखाता है, तो मेरे को लगता है कि इन 1 or 2 years that youth who enters now would be doing lot better than all the people who are already in real estate। उससे बहुत बेहतर कर पाएगा, क्योंकि आज वो एक आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को समझेगा। क्योंकि पहले हर 10 साल में लाइकिंग डिसलाइकिंग बदल जाती है। तो आज का जो यूथ है उसे पता है कि आज का जो होम बायर है उसे एक्चुअली क्या चाहिए। तो वो उस चीज पे फोकस करेगा, उन्हीं चीजों को हाईलाइट करेगा। आज अप्रोच बहुत ज्यादा बदल चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है। वो सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखेगा, वो ज्यादा अपने आप को और अपनी बातों को रीच आउट कर पाएगा नए होम बायर्स को। तो बहुत अच्छा एक करियर ग्रोथ मिल सकता है यूथ को इस इंडस्ट्री में, और एक बहुत अच्छा स्कोप है यूथ के लिए पैसा कमाने के। बिल्कुल। और अगर ऐसे ही यूथ जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं आपके साथ यानी कि BOP.in के साथ जुड़ना चाहे तो आप बताइए कैसे जुड़ा जा सकता है? आप बिल्कुल हमारे ऑफिसेज हैं, हमारी कई सारी ब्रांचेज हैं, वहां आप आ सकते हैं। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे BOP.in में आप आ सकते हैं और आप एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूं जहां आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, जहां आपको एक्सपोजर मिलेगा, 360 डिग्री एक्सपोजर मिलेगा, और जहां आप अगर आप में क्षमता है और मेहनत करने की कुव्वत है तो रियल एस्टेट में आप अगले 1-2 साल में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज आदमी को रियल एस्टेट में आने से पहले अपना मन बनाना चाहिए कि रियल एस्टेट कोई मैजिक नहीं है। यहाँ आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आज आप रियल एस्टेट में आए और आप देखते हो ना, जैसे रियल एस्टेट में किसने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करा, वो बड़ी गाड़ी ले आया, तो आदमी वो देखता है कि अरे ये तो आया है रियल एस्टेट में, इसने एकदम से पैसा कमा लिया, मैं भी रियल एस्टेट में जाऊंगा, 2 महीने काम करूंगा, तीसरे महीने मेरे पे भी बड़ी गाड़ी आ जाएगी। रियल एस्टेट जो है ना, वो धैर्य का इंडस्ट्री है। वहां आपको आना है, वहां आपको कंसिस्टेंट रहना है, वहां आपको मेहनत करनी है। 1-2 साल हो सकता है आपको बहुत कुछ मिले और हो सकता है कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर आप लगे रहे, डटे रहे, तो रियल एस्टेट से अच्छी इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है कोई। आज मेरे को ये लगता है, मेरा मानना है, बाकी और भी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जिसमें अच्छा ग्रोथ आए, बट मेरे को ये लगता है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट से हूं, कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं और आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है और उसमें आप बहुत अच्छा अपना एक करियर ग्रोथ पा सकते हैं। बिल्कुल, पेशेंस, मेहनत और लगन जिसको कहते हैं, वो मुझे लगता है जरूर ग्रोथ प्रोवाइड करती है एक ना एक दिन। एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करना चाहते हैं सर। चलिए बताएं, प्रॉपर्टी या गोल्ड अगले 10 साल के लिए क्या बेहतर रहेगा? देखिए, गोल्ड तो मैं कहूंगा कि कोई चीज लॉकर में आप रख रहे हैं, उसका एक पोटेंशियल इतना नहीं रहता है जितना कि रियल एस्टेट में रहता है। अगर आप 10 साल की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में अगर आप 10 साल में देखें, पिछले 10 सालों में तो लोगों ने प्रॉपर्टी में एक 0 एक्स्ट्रा लगाया है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो आप उतनी ही रिटर्न आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है, बट उसका एक लिमिटेड एक अप्रोच रही है। वो उसे गोल्ड को आप सिर्फ बच्चों की शादी और गिफ्ट और अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें, बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो गोल्ड से बाहर निकलें और रियल एस्टेट जो कि रियल है उसमें आए। बिल्कुल। टायर 1 या टायर 2 कहाँ ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है? देखिए, टियर 1 बढ़ चुका है। अगर आप
आपको सेल्फ यूज के लिए लेना है या आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पैसे कमाना नहीं है, तो टीयर 1 में आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को आज किसी ऐसी ग्रोथ कॉरिडोर में एंटर करना है जहां मेरा प्राइस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करे, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज पे आपको आई करनी चाहिए। वो वहां आपको अच्छा एक रिटर्न मिलेगा। जी, प्लॉट्स, फ्लैट्स या फार्म हाउस? देखिए, मेरे को ये लगता है आदमी ना जमीन खरीदता है कि जमीन खरीद ली मैंने तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, बट मेरे को ये लगता है कि खाली जमीन अगर आपने ले ली और उसमें आपने कुछ बनाया नहीं, आज आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आपने कोई जमीन खरीद ली, आज उस जमीन पे अगर आपको घर बनाना है तो आपको 50 लाख रुपए और चाहिए। आदमी वो 50 लाख रुपए जोड़ नहीं पाता, उस जमीन को वैसा का वैसा ही रखता है, तो वो जो है वो जमीन जो है वो एक्चुअली यूज नहीं होती। जबकि मेरा मानना ये, आज 50 लाख रुपए में एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद लो, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको कमाई भी देता रहेगा, एक पैसिव इनकम भी देता रहेगा, वो एप्रिशिएट भी करता रहेगा और उसमें फर्दर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है जी। तो मेरा मानना है कि कोई भी चीज जो आप कंप्लीट ले सके, जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो गए, घर हो गए, दुकान हो गई, ऑफिस हो गई, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, रेदर देन आप एक जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको और पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर आप लगा रहे हैं जमीन में तो फिर आप उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी उसमें ऐड कर लें आज ही, खाली जमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जमीन ना लें। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर रेंटल इनकम? मेरे को लगता है कि व्हाई नॉट बोथ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी मिले और इस लॉन्ग टर्म के टेन्योर में आपको किराया भी मिले, तो आपका डबल बेनिफिट रहेगा। एक शहर जिसका फ्यूचर आपको सबसे ब्राइट नजर आ रहा है? मैं वृंदावन कहूंगा, बिकॉज वृंदावन में जो डेवलपमेंट हो रही है वैसी डेवलपमेंट जो है वो कई दशक लगते हैं वैसी प्लानिंग और डेवलपमेंट करने में, तो वो जो डेवलपमेंट है और वो जो डिवोशनल बिलीफ है वो आपको कहीं और आज के टाइम पे नहीं मिलती। बिल्कुल। गौरव जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे इस पॉडकास्ट में, और मुझे लगता है जो भी बातचीत हमने की है उससे जो हमारे व्यूअर्स है और स्पेशली जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब आज जरूर उनको मिल गए होंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप bop.in में जाएं और अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, एंड वी वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।